हेलो फ्रेंड्स, इस क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग मैराथन क्लास देखेंगे, कंप्लीट मैराथन टॉप 200 क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें आपका हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, पॉलिटी सारे से रिलेटेड होगा। 200 क्वेश्चन टॉप देखेंगे, कल 500 देख लेंगे। तो जब तक पेपर नहीं हो जाता है क्वेश्चन पे क्वेश्चन देखते रहेंगे, कब तक जाएगा क्वेश्चन को पूरा करेंगे अच्छे से, ताकि आपका 90+ नंबर आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम किसी बुक का करा रहे हैं, अब तक हम अपना स्वयं कराते थे, तो आज हमने सोचा कि कुछ बुक का भी करा दिया जाए। तो आज आपका बुक का है, तो आप लोग अच्छे से करिएगा। आप लोग पूरा का पूरा 200 क्वेश्चन लगाइएगा। कितने क्वेश्चन सही गए आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं, तैयारी अच्छे से है कि नहीं, ये भी बताइएगा। और किस चीज़ में मैराथन आपको चाहिए तो कमेंट करिएगा, उसमें भी आपको शॉर्ट वीडियो मिल जाएगा। बहुत छोटे से समय में हम वीडियो बनाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि केले और अनानास मुख्यतः उगाए जाते हैं। तो केले और अनानास मुख्यतः किस क्षेत्र में उगाए जाते हैं, उसके बारे में पूछा गया है। तो आपको देखने को मिलेगा केले और अनानास मुख्यतः पराग्वे, उरुग्वे, ब्राज़ील, यहाँ पर मुख्यतः इसका फल उगाया जाता है। तो कौन से क्षेत्र में आते हैं, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि निम्न में से किस समूह की भाषा को भारत में सबसे अधिक बोला जाता है। तो कौन सी भाषा है, तो भारतीय आर्य भाषा है। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से जुड़वा नगर हैं। तो कौन से जुड़वा नगर हैं उसके बारे में पूछा गया है। तो कौन से हो जाएगा, तो करेक्ट जवाब होगा क्या, ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद और सिकंदराबाद। ध्यान में रखना कहाँ के हैं, तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि सबसे अधिक मात्रा में केसर मिलता है। तो सबसे अधिक मात्रा में केसर कहाँ पर उगाया जाता है, तो आपके उत्तर भारत में अर्थात जम्मू कश्मीर में। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं कि भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाएं स्वीकृत हैं। तो भारत के संविधान द्वारा वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, तो टोटल 22 भाषाएं हैं। ध्यान में रखना कितनी हैं, 22 भाषा है भारत के संविधान में। मूलतः भारत के संविधान में कितनी भाषाएं थी, तो 14 भाषाएं थी। 15वां भाषा 21वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, कब, सिंधी तो जोड़ा गया। इसके बाद आपका नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी जोड़ा गया। तो सभी याद होने चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं कि असम के काजीरंगा नेशनल पार्क का आकर्षण कौन सा प्राणी है। तो कौन सा प्राणी है, सबसे ज़्यादा क्या देखने को मिलेगा, गैंडा। क्या, गैंडा, एक सींग वाला गैंडा। ध्यान में रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट कह रहा है कि वह स्थान जो किसी समय फ्रांसीसी उपनिवेशियों का था, अब अरविंद आश्रम की मंजिल है, कौन सा है। तो कौन सा है वो कौन सा स्थान है, तो आपका स्थान है पांडिचेरी। कौन सा, पांडिचेरी। ध्यान में रखना, कभी फ्रांसीसियों का हुआ करता था पांडिचेरी। तो पांडिचेरी कितने राज्यों में है, तो टोटल 3 राज्यों में उसका विस्तार है। कहाँ कहाँ पे आप लोग बताइएगा कि पांडिचेरी का 3 राज्यों में है। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन सा है। तो आपका है केरल, जिसमें माहे है। इसके बाद आपका तमिलनाडु है। इसके बाद आपका क्या है, यमन, जिसमें आंध्र प्रदेश जो कि यमन में है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि बॉम्बे हाई संदर्भित है। तो बॉम्बे हाई किसके लिए है, तो अपतटीय गैस क्षेत्र के लिए। किसके लिए, अपतटीय गैस क्षेत्र के लिए। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, अपतटीय तेल क्षेत्र के लिए, गैस नहीं। बॉम्बे हाई में तेल होता है, तो ध्यान रखना कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अपतटीय तेल क्षेत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं कि भारत का 26वां राज्य निम्न में से कौन सा है। तो भारत का 26वां राज्य आपको बताना है। तो मूलतः कब कितने थे, 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। इसके बाद जोड़ना स्टार्ट किया गया। तो सबसे पहले जोड़ा गया किसको, गुजरात को। तो भारत का कौन सा पूछा गया है, 26वां पूछा गया आपको। तो 26वां कौन सा था, छत्तीसगढ़ था, जो कि 2002 में अलग हुआ। ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है। कहाँ है, भारत में नहीं है। तो आपके ये सब क्वेश्चन हमने करा रखे हैं, ये आपके बुक के हैं, तो देख लीजिए कौन सा है। तो आपका ब्रह्मपुत्र है। तो ब्रह्मपुत्र आपके भारत से बाहर तिब्बत के पास से निकलता है। तो ये ऑप्शन सही है। नर्मदा आपके कहाँ पर गिरती है, तो ध्यान में रखना, अरब सागर में गिरती है। कावेरी आपकी तमिलनाडु मतलब बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा नदी आपके बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है। तो ध्यान में रखना, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि महाभारत के लेखक कौन थे। अब महाभारत के लेखक कौन थे,
तो महाभारत के लेखक थे आपके वेद व्यास जी। कौन? वेद व्यास जी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि लाल किले का निर्माण किसने कराया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने। किसने? शाहजहां ने, ध्यान में रखना है। ताजमहल का निर्माण भी किसने कराया था? शाहजहां ने ही कराया था। आगरा के मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने कराया था। शेर शाह ने क्या कराया था? तो दिल्ली का पुराना किला। शाहजहां का मकबरा कहाँ पर है? तो बिहार के सासाराम में। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? अकबर ने बनवाया था। कहाँ पे है आपके? तो दिल्ली में है। अकबर का मकबरा कहाँ पर है? तो सिकंदराबाद में है, सिकंदरा में है। ठीक, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद जी थे। करेक्ट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं कि ताजमहल का निर्माण किसकी याद में कराया गया था? तो ताजमहल का निर्माण जो है वो किसकी याद में कराया गया था? तो मुमताज महल की। करेक्ट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस धर्म में तीर्थकर के नाम से 24 महान आचार्य हैं? तो 24 महान आचार्य किसमें हैं आपके? जैन धर्म में। और 24वें कौन है? तो महावीर स्वामी जी हैं। ध्यान में रखना, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आएगा ही। उनका प्रतीक चिन्ह क्या है महावीर स्वामी का? तो सिंह है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत में प्रथम आणविक परीक्षण वर्ष 1947 में हुआ था। इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है हंसते हुए बुद्ध। ठीक, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट आपका है कि शकुंतलम लिखी थी। तो शकुंतलम किसने लिखी थी? इंपॉर्टेंट है। तो शकुंतलम को जो लिखा था वो लिखा था कालिदास ने। किसने? कालिदास ने। इंपॉर्टेंट है शकुंतलम। कालिदास किससे संबंधित है? आप लोग बताइएगा किस राजा से संबंधित है? अकबर से संबंधित है या चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है? तो आप लोग बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि पानीपत की तृतीय लड़ाई में मराठों को पराजित किया था। तो पानीपत की जो तृतीय लड़ाई हुई थी उसमें मराठों को किसने पराजित किया था? तो अफगानों ने। किसने? अफगानों ने। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे क्या करूँगा? लेकर रहूँगा। तो किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। ध्यान में रखना, बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी। लाल बाल पाल में सिर्फ बाल गंगाधर तिलक ने नहीं किया था। इनकी मृत्यु 1 अगस्त कब? 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ के दिन ही हुई थी। तो इनको ध्यान में रखना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि राणा सांगा संबंधित है। तो राणा सांगा किससे संबंधित है? तो मेवाड़ से। कहाँ से? मेवाड़ के राजा राणा सांगा, ध्यान में रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि पंचायती राज संस्थाओं का निर्माण सर्वप्रथम किस राज्य ने किया था? तो पंचायती राज संस्थाओं का निर्माण 1959 में 2 अक्टूबर 1959 में किसने किया था? राजस्थान के नागौर में। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पंचायत से संबंधित क्वेश्चन जरूर आएगा। क्वेश्चन नंबर 100 हमारा नेक्स्ट है कि संवैधानिक सरकार का अर्थ है। तो संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या है? तो संविधान की शर्तों के अनुसार सरकार, कानून के अनुसार सरकार, लोकतांत्रिक सरकार, अर्थात सभी है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पंचशील पर हस्ताक्षर हुए थे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शायद ही किसी को पता हो। तो पंचशील पर हस्ताक्षर हुए थे किसके? नेहरू और चौ एन लाई के बीच। किसके बीच होता? चौ एन लाई के बीच। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि संविधान सभा के सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर अंत में कब हस्ताक्षर किए गए? तो अंत में कब हस्ताक्षर किए गए थे? तो उस दिन 4 चीज़ें की गई थी, ध्यान में रखना। तो अंत में कब किया गया था? 24 जनवरी 1950 को। इसी दिन क्या हुआ था? राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान को, राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1949 को। ठीक है, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि संविधान सभा के प्रधान कौन थे? तो संविधान सभा के प्रधान कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो संविधान सभा के प्रधान जो थे वो थे BR अम्बेडकर जी, जो प्रारूप समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे। ठीक, तो कौन थे? BR अम्बेडकर जी। आगे देखते हैं कि राजा हर्षवर्धन की राजधानी थी। तो राजा हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थानांतरित करके कहाँ पर रखा था?
कन्नौज में। तो किसको बनाया था? कन्नौज को। तो ध्यान में रखना, राजा हर्षवर्धन से संबंधित हमने बूस्टर सीरीज आपको दे दिया है, आप लोग देख सकते हैं। तो राजा हर्षवर्धन की राजधानी थी कहाँ? कन्नौज में। अगला क्वेश्चन आपका कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था, तो आर्ट एंड कल्चर का है। तो एलोरा के जो कैलाश मंदिर है उसका निर्माण राष्ट्रकूटों द्वारा कराया गया था। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन आपका है कि ग्राम पंचायत के कितने पक्ष हैं? तो ग्राम पंचायत के कितने पक्ष होते हैं? तो ग्राम पंचायत के 3 पक्ष होते हैं। इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट आपका है कि नगर पालिका कमेटी का प्रधान कहलाता है। तो नगर पालिका जो कमेटी होता है उसका प्रधान कहलाता है क्या? अध्यक्ष। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ग्राम न्यायालय कहलाता है। तो ग्राम न्यायालय क्या कहलाता है? तो न्याय पंचायत। तो न्याय पंचायत को क्या कहते हैं? ग्राम न्यायालय। तो क्या होगा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि सूर्य के चारों ओर किसी उपग्रह का मार्ग कहलाता है, इसका क्या कहलाता है? तो सूर्य के चारों ओर, क्या? सूर्य के चारों ओर किसी उपग्रह का जो चक्कर होता है उसको क्या कहा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर सी, कक्षा कहलाता है, ऑर्बिट कहलाता है। क्या? ऑर्बिट। तो सूर्य के चारों ओर किसी उपग्रह का मार्ग कहलाता है क्या? इसका ऑर्बिट कहलाता है। नेक्स्ट आपका है पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है। तो पृथ्वी के सबसे निकटतम जो खगोलीय पिंड है वो क्या है आपका? चंद्रमा। ठीक, तो ध्यान में रखना, उपग्रह है किसका? पृथ्वी का। कौन? एकमात्र चंद्रमा। चलिए अगला देख लेते हैं कि भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। तो भूमध्य रेखा जिसको क्या कहा जाता है? 0 डिग्री रेखा, विषुवत रेखा। तो भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है किस देश से? अफ्रीका से। तो ऑब्वियसली क्या है? गुजरती है दक्षिणी अमेरिका से और उत्तरी अमेरिका से। तो इनमें आपको पहचानना है। तो उत्तरी अमेरिका से आपकी कर्क रेखा गुजरती है, ना कि 0 डिग्री विषुवत रेखा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ध्यान में रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि महासागर से सबसे छोटा बृहद लवणीय जलाशय कहलाता है। तो महासागर से छोटा बृहद लवणीय जलाशय क्या कहलाता है? तो सागर कहलाता है। तो महासागर से छोटा क्या होगा? सागर होगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि किसी नदी और उसके सहायकों द्वारा अपवाह क्षेत्र कहलाता है। तो किसी नदी और उसके सहायकों द्वारा अपवाह क्षेत्र क्या कहलाएगा? तो कहलाएगा क्या? नदी घाटी। क्या कहलाएगा? नदी घाटी। इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देख लेते हैं कि भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है। तो अभी हमने बताया था कि भारत की जो बृहत्तम नदी है वो क्या है? तो भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग बताइएगा, इसमें मुझे थोड़ा डाउट है। गंगा होगी, लेकिन आप लोग कमेंट करिएगा इसको सर्च करके कि भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है। लंबी नदी गंगा है, लेकिन बृहत्तम पूछा गया है, यानी कि बड़ी पूछी गई है। तो आप लोग बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं कि ग्रीनविच माध्य समय तथा भारतीय प्रमाण समय या भारतीय समय रेखा के बीच समय अंतराल कितना है? तो कितना है? 5.5 प्लस में है। तो याद रखना कितना है? 5.5 प्लस में है। तो करेक्ट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति भारत में नहीं पाई जाती? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी आकृति भारत में नहीं पाई जाती। तो हिम जो शैल है, क्या? हिम शैल, वो भारत में नहीं पाई जाएगी। हिम नदी पाई जाती है, मरुस्थल पाया जाता है, समुद्र ताल भी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है क्या कि भारतीय मुख्य भूभाग में कितने महासागर मिलते हैं? तो भारतीय मुख्य भूभाग में कौन सा महासागर मिलता है? तो हिंद महासागर मिलता है। तो कितने मिलते हैं? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि शांति घाटी, तो साइलेंट वैली, शांति घाटी किस राज्य में स्थित है? तो शांति घाटी कहाँ पर है? तो आपके केरल में है, जहाँ पे आपका वेम्बनाड झील, अष्टमुडी झील, पेरियार लेक, तो ये सब मिलेंगे देखने को। अगला क्वेश्चन आपका है कि गौतम बुद्ध ने पहला प्रवचन दिया था, तो कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। कहाँ? सारनाथ में। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, इसके बाद बिंदुसार, इसके बाद आपकी कौन? अशोक। तो अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो बृहद्रथ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अशोक से क्वेश्चन जरूर आएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं कि प्राचीन रोम कब गणतंत्र हुआ। तो प्राचीन रोम कब गणतंत्र हुआ, तो आपकी छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में। तो छठी सदी ईस्वी पूर्व में हुआ। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसकी लिपि अभी पढ़ी ही नहीं गई है, तो क्या है, अवाचनीय है। तो अभी किसी ने वाच नहीं किया है इसको, ठीक। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि हड़प्पा के लोग प्रयोग करना नहीं जानते। तो हड़प्पा के लोग किसका प्रयोग नहीं करते थे, तो अभी तक हड़प्पा के लोग लोहे का प्रयोग नहीं करते थे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी ध्यान में रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि शक काल की शुरुआत कनिष्क ने की थी। तो शक काल, तो ध्यान में रखना, शक काल की शुरुआत कनिष्क ने कब की थी, तो 78 ईस्वी में की थी। 78 ईस्वी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे। इंपॉर्टेंट है। तो भारत के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल पूछा गया है, तो कौन थे, वारेन हेस्टिंग जी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका है कि किस क्षेत्र में अंग्रेज आक्रमण के कारण सिपाही विद्रोह हुआ था। तो कहाँ पर हुआ था, तो सिपाही विद्रोह आपको कहाँ पे हुआ था, मेरठ अवध क्षेत्र में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला आपका है कि स्वतंत्र होने पर भारत एक रियासत बन गया था जिसका दर्जा किस वर्ष खत्म हुआ। तो कब खत्म हुआ था, तो क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो कब होगा, 1950 में, ठीक। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपका है कि स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो थे आपके श्री राज गोपालाचारी जी, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि असम का प्राचीन नाम है। तो असम का जो प्राचीन नाम है वो क्या है, तो कामरूप है। क्या, कामरूप है। तो असम का जो प्राचीन नाम है वो है आपका कामरूप, ध्यान में रखना। अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि दिलवाड़ा मंदिर उदाहरण है। तो दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पे है, राजस्थान में है। माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो जैन स्थापत्य के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, जैन स्थापत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि चाणक्य को किस नाम से भी जाना जाता है। तो चाणक्य को क्या कहा जाता है, तो विष्णु गुप्त कहा जाता है, जिसने क्या लिखा है, अर्थशास्त्र लिखा है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, विष्णु गुप्त। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि औषधि से किसका संबंध नहीं है। तो औषधि से किसका संबंध नहीं है, तो भास्कराचार्य जी जो हैं वो औषधि से संबंधित नहीं है। ये मौर्य काल के महान औषधि वाले जो रचनाकार हैं वो हैं धन्वंतरी हैं, चरक हैं, सुश्रुत हैं। तो भास्कर जी नहीं है, भास्कराचार्य जी नहीं है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से हटाया जा सकता है। तो कब हटाया जा सकता है, तो संसद द्वारा। किसके द्वारा, संसद द्वारा। तो करेक्ट आंसर होगा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि भारत में राज्यों की संख्या कितनी है। तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, याद रखना। अगला क्वेश्चन आपका है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद से की थी। तो करेक्ट आंसर होगा क्या, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी, ठीक। तो याद रखना सभी चीज़ें आपको। अगला क्वेश्चन आपका है कि किसकी सलाह पर राज्य मंत्रिपरिषद की नियुक्ति होती है। तो राज्य क्या पूछा है, राज्य मंत्रिपरिषद की। तो किसकी सलाह पे होती है, आपके राज्यपाल की। तो राज्य से है तो आपको याद रखना है राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि मौर्य समाज का संस्थापक कौन था। तो मौर्य समाज या मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, तो आपके चंद्रगुप्त मौर्य जी थे। तो करेक्ट आंसर होगा जिनका राजप्रसाद महल शुद्ध लकड़ी का बना हुआ है, उसको भी आपको याद रखना है आर्ट एंड कल्चर में। अगला क्वेश्चन आपका है कि फाहियान ने किसके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। तो फाहियान किससे संबंधित है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है, याद रखना। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है। डोमेकियस आपके बिंदुसार से है और फाहियान आपके किससे है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय से है। ह्वेनसांग आपके हर्षवर्धन के काल से संबंधित है। इसके बाद इत सिंह आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? तो उदयन जी ने की थी। किसने? उदयन जी ने। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला कह रहा है कि निम्न में से किस, क्या कह रहा है कि निम्न में से किस शासक ने वैवाहिक संबंधों के आधार पर अपने साम्राज्य को स्थापित यानी कि स्थिरता प्रदान की? तो किसने की थी स्थिरता प्रदान? तो आपके बिंबिसार जी ने किया था। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि अवंती को मगध साम्राज्य में मिलाने का श्रेय किस शासक को है? तो अवंती तो मगध से संबंधित है, तो किस शासक ने मिलाया था? तो आपके शिशुनाग ने। तो शिशुनाग ने मिलाया था। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा? शिशुनाग ने। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ध्यान में रखना। चलिए अगला देख लेते हैं। तो कालाशोक की राजधानी कहाँ थी? तो कालाशोक की राजधानी थी वो कहाँ थी? तो आपके वैशाली में थी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से किस शासक को सर्वछत्रांतक अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है? तो किसको कहा गया है? तो ब्रह्मा महापदम नंद जी को। तो नंद वंश के शासक महापदम नंद को। नंद वंश का अंतिम शासक कौन है? तो घनानंद है, जिसकी हत्या किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट आपका है कि सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? तो सिकंदर के आक्रमण समय मगध का शासक कौन था? तो कौन था? घनानंद था। तो यहाँ पर धनानंद लिखा है, तो ध्यान में रखना क्या है? घनानंद है। अगला क्वेश्चन आपका कि सिकंदर कहाँ का शासक था? तो सिकंदर कहाँ का शासक था? तो मकदूनिया का था। कहाँ का? मकदूनिया का। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सिकंदर एवं पोरस के बीच हुआ 326 ईस्वी पूर्व का युद्ध किस नाम से जाना जाता है? किसके बीच? तो सिकंदर और पोरस के बीच। तो क्या कहा जाता है इसको? झेलम का युद्ध है या बितस्ता का युद्ध, क्योंकि ऋग वैदिक काल में बितस्ता को ही क्या कहा जाता था? झेलम नदी कहा जाता था। तो इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन आपका है कि चंद्रगुप्त मौर्य की सेंड्रोक्रोटस के रूप में किसने पहचान किया? तो किसने किया था? तो आपके विलियम जोन्स ने किया था। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा? बी। जेम्स प्रिंसम ने 1838 में अशोक के अभिलेख को पढ़ा था, याद रखना। अगला क्वेश्चन आपका है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो चाणक्य, जिसको विष्णुगुप्त कहा जाता है, जिसने अर्थशास्त्र लिखा है। मेगास्थनीज आने वाला शासक था चंद्रगुप्त मौर्य के समय विदेश से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के किस शासक को समाप्त कर मौर्य वंश की स्थापना की थी? तो अभी बताया था हमने किसको समाप्त किया था? तो घनानंद को, चाणक्य की नीतियों से। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में रहता था? तो प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में था? तो आपके चंद्रगुप्त मौर्य के। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन है कि कौटिल्य की विश्व प्रसिद्ध रचना क्या है? तो अभी है देखा, कौटिल्य की जो विश्व प्रसिद्ध रचना है वो है अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिका किसकी रचना है? तो इंडिका किसकी है? तो मेगास्थनीज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है? तो आपका जो है कौटिल्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त या चाणक्य है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जैन धर्म की दीक्षा लेकर श्रवणबेलगोला में प्राण त्यागा था। तो सारे जो ऑप्शन है वो सही है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि यूनानियों ने किसे अमित्रोचेटक कहा था? अमित्रोचेटक या अमित्रोघात किसे कहा था? तो किसको कहा था? बिंदुसार को कहा था। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? तो सिंहासन पर बैठने के 8 वर्षों बाद 261 ईस्वी पूर्व में किया था। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो किसने पढ़ा था? अभी देखा था हमने, जेम्स प्रिंसप जी ने पढ़ा था 1837 में। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का वर्णन है। तो अशोक से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर आएगा, ध्यान में रखना। तो 13वें शिलालेख में है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अशोक का भी मैंने बूस्टर सीरीज दे दिया है, आपको देख सकते हैं जाके। निम्न में से किस लघु शिलालेखों में अशोक का बुद्ध शाक्य या अशोक नाम मिलता है। तो किस में मिलता है, तो मास्की में, गुर्जरा में, नेट्टूर में। ये सब मैंने पूरा का पूरा बूस्टर सीरीज मात्र 5 से 6 मिनट में कराया है, तो आप उसको देखकर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है आपका कि अशोक का कौन सा अभिलेख 2 भाषाओं ग्रीक और आर्माइक में प्राप्त है। तो ग्रीक और आर्माइक में आपका है क्या, सरेकुना। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कालसी कहाँ पे है, तो रुमनदेई नेपाल में है और कालसी आपके उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। तो सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, तो अशोक जी ने करवाया था। सांची का स्तूप कहाँ पर है, आप लोग कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि मेगास्थनीज ने मेगास्थनीज ने भारतीय समाज का वर्गीकरण कितने भागों में किया। तो मेगास्थनीज ने भारतीय समाज है उसका वर्गीकरण कितने भागों में किया था, तो 7 भागों में किया था। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि किस मौर्य शासक ने धम्म का प्रतिपादन किया था। तो धम्म की नीति किसने की थी, तो सम्राट अशोक जी ने किया था। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा, राइट है ये। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। अशोक के धम्म नीति की परिभाषा किस में मिलती है, राहुलोवाद सूक्त में मिलती है। तो ये सारी चीज़ें सही हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, इंपॉर्टेंट है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है। तो कोटोपैक्सी कहाँ पर है, तो आपके इक्वाडोर में है। तो इक्वाडोर किस महाद्वीप का है, तो बताना है आपको कि किस महाद्वीप में स्थित है इक्वाडोर, आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। तो प्रकृति का सुरक्षा वाल्व किसको कहा जाता है, तो ज्वालामुखी को। इंपॉर्टेंट रखना, याद रखना, आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं इस क्वेश्चन में। तो किसको कहा जाता है, तो आप लोग ओजोन को मत लगाइएगा, किसको कहा जाता है, ज्वालामुखी को प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। एटना इटली में है, करेक्ट है। एटना कहाँ पे, इटली में। फ्यूजियामा जापान में है। पोपो म्यांमार में है। क्राकाटोवा मलेशिया में नहीं है, करेक्ट है। ये गलत है आपका। क्राकाटोवा कहाँ पे है, इंडोनेशिया या फिलीपींस, कहाँ पर है आप लोग बताइएगा, इंडोनेशिया में है या फिलीपींस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि राकीज, एंडीज, एटलस, अल्पस, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत हैं। तो ये किस प्रकार के हैं, तो वलित पर्वत हैं, याद रखना। नवीनतम पर्वत हैं यानी कि वलित पर्वत हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है। तो माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है, तो नेपाल में है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि लोएस का पठार है। तो लोएस का पठार क्या है, तो लोएस का पठार एक पवनकृत है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार कौन सा है। तो विश्व का जो सर्वाधिक ऊंचा पठार वो है आपका तिब्बत का पठार। क्या है आपका, तिब्बत का पठार। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है। इसको मैंने करा रखा है, किसको कहा जाता है, तो फिनलैंड को कहा जाता है। फिनलैंड किस महाद्वीप का है, तो यूरोप महाद्वीप में स्थित है, जो कि सबसे खुशहाली देशों में इसकी काउंटिंग होती है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील कौन सी है। तो विश्व की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील सुपीरियर झील है। कौन सी है, सुपीरियर झील। बैकाल झील कहाँ पे है, ये बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो विश्व का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो एंजल जलप्रपात है। कहाँ पर है, एंजल जलप्रपात है, किस नदी के किनारे है और कहाँ पे है, तो ये बता देते हैं हम कि दक्षिणी अमेरिका में है। अब किस देश में है वो बताना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 26 है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। तो विश्व का जो सबसे बड़ा महासागर वो कौन सा है, प्रशांत महासागर है। कौन सा, प्रशांत महासागर है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है कि विश्व का सबसे गहरा गर्त
मरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? तो मरियाना ट्रेंच तो हम बता दे रहे हैं कि प्रशांत में स्थित है, ये बात तो सही है। ये आपका फिलीपींस है, आपको बताना है फिलीपींस के पूर्व में है या फिलीपींस के पश्चिम में है या दक्षिण में है या उत्तर में है, ये चीज़ें आपको खोजनी है। अगला है कि पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जलमंडल का विस्तार है? तो पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जलमंडल है? तो 71% पे है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लवण पाया जाता है? तो समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाएगा आपका? सोडियम क्लोराइड NaCl, जिसको नमक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 नेक्स्ट है कि सबसे लवणीय सागर है? तो सबसे लवणीय सागर कौन सा है? तो आपका है मृत सागर। इस ऑप्शन में मृत सागर है। दूसरे ऑप्शन में यदि वान सागर है, वान झील है, तो उसको भी आपको करेक्ट लगाना है, ऑप्शन के अनुसार आपको चलना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि पाक जल संधि किन दो देशों के अलग करती है? तो पाक जल संधि तमिलनाडु और श्रीलंका को। तो तमिलनाडु ऑप्शन में नहीं है, तो भारत एवं श्रीलंका आप लगा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो भूमध्य और किसको? अटलांटिक को। तो ये आपका भूमध्य, ये आपका क्या है? अटलांटिक है। इसके बीच कौन सी है? तो जिब्राल्टर है। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो पनामा नहर किसको जोड़ती है? तो प्रशांत को और किसको? और अटलांटिक महासागर को। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि स्वेज नहर जोड़ती है? तो स्वेज नहर जोड़ती है किसको किसको? इंपॉर्टेंट है। तो भूमध्य सागर को और किसको? तो भूमध्य सागर को और किसको? लाल सागर को। तो करेक्ट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर में मिलाती है? तो कौन सी नहर है वो? तो आपकी है क्या? कील नहर। कौन सी? कील नहर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है आपका है कि पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? तो भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में क्या है? पंचायती राज व्यवस्था है। और 12वीं में नगर पालिका है। और 11वीं में कितने विषय हैं? तो 29 है। 12वीं में 18 विषय हैं। इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है? तो संघ है, समूह नहीं है। तो संघ है किसका है? अनुच्छेद 1 में है। तो ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति की बातें की गई हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति की बातें अनुच्छेद 51 में की गई हैं। और अनुच्छेद 51 क्या क्या है आपका? तो मूल कर्तव्य है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो राष्ट्रपति अध्यादेश किसके तहत जारी करता है? तो 123 के तहत जारी करता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो लोक सेवा आयोग का प्रावधान 315 में किया गया है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे? तो भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार है आपके संसद के पास। संसद से भी क्वेश्चन आएगा 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि वर्ष 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो राज्य पुनर्गठन के आयोग के थे तो न्यायमूर्ति फजल अली आयोग। कौन? फजल अली आयोग। तो ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है, फजल अली आयोग। अगला क्वेश्चन है कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया है? तो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन जो कि आंध्र प्रदेश कब? 1953 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि भाषाई आधार पर गठित राज्य का पहला राज्य कौन था? तो पहला राज्य कौन था? तो अभी देखा हमने, आंध्र प्रदेश था। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। पांडिचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया? तो पांडिचेरी को कब शामिल किया गया? तो 1959 में। कब? 1959 में। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय है। तो राष्ट्रीय आय क्या है? तो बाजार मूल्य पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। क्या है? तो बाजार मूल्य पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद है। अगला क्वेश्चन कि भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान जो वर्तमान में है वो कितना है? आपका तृतीय क्षेत्र का है, लगभग 52% है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम कल से करते हैं, आज इतना ही कर लेते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आधे घंटे का वीडियो हो चुका है। थैंक यू, धन्यवाद।